अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए इस कानून का सहारा लिया और इसके तहत शिकायत दर्ज कराई। बच्चों, ये कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वे दलितों और आदिवासियों के साथ रोज़मर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करें। लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में ये समस्या हिंसक रूप लेने लग गई थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोगों को उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए। इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए। तो बच्चों, देखा आपने इस कानून का कितना लाभ हुआ अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को। बच्चों, इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशक में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। अपनी ज़मीन व संसाधन को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमानों के स्वरूप की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य व गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। दूसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। दूसरा बच्चों, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध है, इसीलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं। तो बच्चों, ये थे वे अपराध जो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ हो रहे थे। इन्हीं से बचने के लिए इस कानून का निर्माण किया गया। बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाथ से मैला उठाने का कलंक। बच्चों, बहुत सारे लोग झाड़ू, टिन और टोकरियों के सहारे पशुओं व इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले शौचालय से गंदगी उठाकर दूर के स्थान पर फेंक कर आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। ये काम आमतौर दलित औरतें और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग ये काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है।
वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखें, त्वचा, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोज़ाना 200 रुपये मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। बच्चों, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात में भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकलियार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टीले में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास फटकने भी नहीं दिया जाता है। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया था। ये कानून सिर पर मैल उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैल ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैल ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभाग को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। बच्चों, आप इस चित्र को देखो। इस चित्र में आपको हाथ से मैला उठाती एक सफाई मजदूर दिख रही है। दूसरे चित्र में देखो बच्चों, सफाई कर्मचारी आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे वे सूखे शौचालय को गिरा रहे हैं। तो इस कानून से कम इन लोगों को हाथ से मैल उठाने का जो कलंक था उससे मुक्ति मिल गई। आओ बच्चों, अब मैं आपको आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम बताती हूँ। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। अपनी जमीन छुड़ाने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून भी जनजातीय समुदाय को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया है। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। बच्चों, आदिवासी कार्यकर्ता C.K. जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। ये सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय ज़मीन का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। बच्चों, आपने देखा होगा कई सारे प्रदेश की सरकारें इस तरह के व्यापार में आदिवासियों के साथ भेदभाव करती है। बच्चों, इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का ये भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं, जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और उन्हें वहां पर काम भी मिले। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो क्या इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा और नहीं कर सकती? तो बच्चों, देखा आपने, आदिवासी हो या अनुसूचित जनजाति के लोग हो, सभी को 1989 के अधिनियम से कितनी राहत मिली है। बच्चों, इस चित्र को देखो। इस चित्र में आपको ये 2 व्यक्ति पेड़ काटते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे एक सरकारी कर्मचारी उन्हें देख रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 206 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है
कि ये कानून ज़मीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता ना देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन समुदाय को घर के आसपास ज़मीन, खेत और चराई योग्य ज़मीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो बच्चों, इस अधिनियम 2006 के अंतर्गत भी अनुसूचित जनजाति के लोगों को राहत मिली है। वे अपने जंगलों के आसपास ही रह सकते हैं, उन्हें उसे छोड़कर कहीं दूर जाकर पुनर्वसन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, इन्हीं कानूनों के सहारे हाशियाई समूह ने अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा लिया और अपने आप को शोषण से बचाने के लिए इन्हीं अधिकारों को कानूनों की शक्ल दिलवाई।